आज हम सीधा एक एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से शुरुआत करते हैं। 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब अगर आप दुनिया के कई बड़े देशों की पूरी इकोनॉमी को मिला देना तो भी शायद ये आंकड़ा उन पर भारी पड़ेगा। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? क्या? ये आंकड़ा किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ग्लोबल ऑयल रिजर्व का नहीं है। ये हलाल इकोनॉमी का ग्लोबल मार्केट साइज है। हाँ, ये नंबर सुनते ही मतलब एकदम से भरोसा नहीं होता। सही कहा। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी विषय की गहराई में जा रहे हैं। हम सभी बुनियादी तौर पर जानते हैं कि हलाल का मतलब क्या होता है। खाने पीने और जीवन शैली के वो नियम जो एक एक खास आस्था से जुड़े हैं। बिल्कुल, जो चीजें जायज या अनुमत है। हाँ, लेकिन लेकिन आज का हमारा फोकस वो व्यक्तिगत आस्था नहीं है। हम बात कर रहे हैं उस तेजी से बढ़ती कॉमर्शियल मशीनरी की जो इस आस्था के इर्द गिर्द खड़ी हो गई है। और ये समझना बहुत जरूरी है। है ना? आज का हमारा मिशन यही समझना है कि जब जब कोई धार्मिक नियम एक ग्लोबल बिजनेस मॉडल बन जाता है तो असल में बाजार के डायनामिक्स कैसे बदलते हैं। बिना किसी पूर्वाग्रह के हम इसके आर्थिक पहलू को डिकोड करेंगे। मैं कहूंगी कि ये आज के समय में बहुत ही क्रिटिकल है। जब भी कोई हलाल शब्द सुनता है तो आम तौर पर दिमाग में क्या आता है? किसी मोहल्ले की एक छोटी सी मीट की दुकान या कोई खास कुजीन वाला रेस्टोरेंट। हाँ बिल्कुल, मेरे दिमाग में भी पहले यही आता था। लेकिन 1.5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट सिर्फ मोहल्ले की दुकानों से तो नहीं बनता ना। नहीं। ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम का नतीजा है। हालांकि धर्म को हम एक बहुत ही निजी अनुभव मानते हैं सही बात है। और व्यापार को प्रॉफिट लॉस का गेम। लेकिन जब ये दोनों आपस में इस स्तर पर मर्ज होते हैं तो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो अर्थशास्त्र का एक बहुत ही शानदार और मैं कहूंगा जटिल केस स्टडी है एकदम से ही। और अगर हम इस बड़े से अमाउंट के ब्रेकडाउन को देखें तो ये सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगी। हाँ, फूड तो सिर्फ एक हिस्सा है। मतलब हम एक ऐसे दौर में हैं जहां आस्था को प्रोडक्ट्स के रूप में पैकेज किया जा रहा है। मैंने हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी जिनमें हलाल कॉस्मेटिक्स, हलाल फार्मास्यूटिकल्स और यहाँ तक कि हलाल टूरिज्म के बूम की बात की गई थी। हलाल टूरिज्म भी अब बहुत बड़ा मार्केट है। सोचिए, हलाल लिपस्टिक, हलाल नेल पॉलिश या हलाल कैप्सूल्स। एक आम इंसान शायद सोचेगा कि भाई नेल पॉलिश या स्किन क्रीम में धर्म का क्या काम, वहां ये नियम कैसे अप्लाई हो रहे हैं। यहीं पे मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा रोल नजर आता है। देखिए, पुराने जमाने में कॉस्मेटिक्स या दवाइयाँ बहुत ही बेसिक और प्राकृतिक चीजों से बनती थीं। वहां शुद्धता को लेकर इतने सवाल नहीं होते थे। हाँ, तब सप्लाई चेन इतनी लंबी नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन आज आप कोई भी साधारण स्किन क्रीम या लिपस्टिक उठा लें, उसे बनाने में दुनिया भर के केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, एनिमल फैट या ग्लिसरीन का इस्तेमाल होता है। कई तरह के परफ्यूम्स में अल्कोहल बेस होता है। और दवाइयों के कैप्सूल्स में भी तो कुछ होता है ना। हाँ, जेलेटिन, जो अक्सर जानवरों से आता है। अब जो कंज्यूमर अपनी आस्था और नियमों को लेकर सख्त है, उसे ये गारंटी चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है उसमें कोई भी ऐसी चीज ना हो जो उसके धर्म में वर्जित हो। मेक सेंस। और क्योंकि आज की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इतनी छुपी हुई है, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि कंज्यूमर खुद ये तय ही नहीं कर सकता कि प्रोडक्ट आस्था के पैमानों पर खरा उतरता है या नहीं। तो फिर उस गारंटी का तरीका क्या है? एक स्टाम्प, एक लेबल, और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा कमर्शियल एंगल शुरू होता है, यानी सर्टिफिकेशन का बिजनेस। बिल्कुल। वो तकनीकी रूप से हलाल ही मानी जानी चाहिए, जैसे एक पानी की बोतल ले लीजिए। हाँ। या किसी बाग से तोड़ा गया सेब। प्राकृतिक रूप से तो वो अनुमति है। हाँ, लेकिन आज के मार्केट स्ट्रक्चर में अगर उस सेब की पैकेजिंग पर या उस पानी की बोतल पर एक आधिकारिक हलाल सर्टिफाइड का मार्क नहीं है तो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस उसे खरीदने से हिचकिचाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो सर्टिफिकेशन मार्क उस कंपनी को मुफ्त में तो नहीं मिलता। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस अब अपने आप में एक $multi-million इंडस्ट्री बन चुका है। इसे इस तरह समझिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो चॉकलेट्स बनाती है। ठीक है। अब उन्हें अपने प्रोडक्ट्स मिडिल ईस्ट या दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद उस खास कंज्यूमर बेस को बेचना है। हाँ। तो उन्हें एक इस्लामिक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के पास जाना होगा। ये अथॉरिटी उनके कारखानों का ऑडिट करेगी। मतलब वो सब कुछ चेक करेंगे। हाँ, वो चेक करेंगी कि पाइप्स को साफ करने के लिए कहीं अल्कोहल बेस्ड क्लीनर तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, पैकेजिंग मटेरियल में कोई जानवरों से जुड़ा अंश तो नहीं है,
और इस पूरे ऑडिट की एक भारी भरकम फीस होती है। और ये एक बार का खर्च नहीं होता है? बिल्कुल नहीं। ये सर्टिफिकेशन कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं है। हर साल या हर कुछ सालों में इसे रिन्यू कराना पड़ता है, जिसकी फीस अलग से देनी होती है। मतलब ये अथॉरिटीज के लिए एक तरह का रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बन गया है। और जाहिर है कंपनी ये जो फीस दे रही है उसका बोझ एंड में कंज्यूमर की जेब पर ही तो पड़ेगा। अंततः कॉस्ट तो पास ऑन ही होती है। अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए लाखों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट की कीमत भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन कंपनियों के पास कोई और विकल्प भी तो नहीं है। अगर उन्हें उस 1.5 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट का हिस्सा बनना है तो ये फीस देना उनके लिए एक तरह की मजबूरी बन जाती है। एग्जैक्टली। कंपनियों के लिए ये एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। अगर वो ये सर्टिफिकेशन नहीं लेते हैं तो वो रातों रात एक बहुत बड़े और लॉयल कंज्यूमर बेस को खो देंगे, जो कोई भी ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकता। सही कहा। जब कोई विचार या मान्यता एक सील या लेबल में बदल जाती है तो उसका पूरी तरह से व्यावसायीकरण हो जाता है। अब लड़ाई इस बात की नहीं है कि प्रोडक्ट वास्तव में कितना शुद्ध है। तो लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की है कि किसके पास वो ऑफिशियल ठप्पा है, और यही ठप्पा मार्केट में एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त बाउंड्री लाइन खींच देता है। और इसी बाउंड्री लाइन को जो सोर्स मटेरियल हम आज एनालाइज कर रहे हैं उसमें पैरेलल मार्केट या समानांतर बाजार कहा गया है। ये कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली बहुत दिलचस्प लगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इस पूरी चर्चा का। इसे हम टेक की दुनिया के वॉल्ड गार्डन से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एप्पल का इकोसिस्टम होता है। बिल्कुल। जो लोग हलाल नियमों का सख्ती से पालन करते हैं वो अपनी खरीदारी केवल इसी सर्टिफाइड सिस्टम के अंदर करना पसंद करते हैं। हाँ, वो बाहर जाने ही नहीं चाहते। वो जानबूझकर उन अन्य प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर देते हैं जो शायद क्वालिटी में बिल्कुल समान हो या कीमत में काफी सस्ते भी हों, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन पर वो खास मोहर नहीं होती। अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बहुत ही यूनिक घटना है। आमतौर पे एक फ्री मार्केट में कोई भी ब्रांड कीमत, क्वालिटी या इनोवेशन के आधार पर मुकाबला करता है। फेयर कंपटीशन। हाँ, लेकिन यहाँ प्रतिस्पर्धा का ग्राउंड ही बदल गया है। यहाँ एंट्री का पहला क्राइटेरिया ही एक धार्मिक मोहर बन गई है। जब उपभोक्ताओं का एक बहुत बड़ा और एकजुट समूह केवल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को ही चुनता है तो वे अनजाने में मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था के ठीक बीचों बीच एक पूरी तरह से अलग आर्थिक इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे होते हैं। एक इकोनॉमी के अंदर दूसरी इकोनॉमी। बिल्कुल। ये एक ऐसा बाजार है जिसके अपने अलग नियम हैं, अपने अलग गेटकीपर्स हैं और अपनी पूरी अलग सप्लाई चेन है। और यहीं से हम उस पॉइंट पर आते हैं जो शायद समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों के लिहाज से सबसे ज्यादा डिबेटेबल है। इकोनॉमिक सेग्रीगेशन यानी आर्थिक अलगाव। ये बहुत ही गहरा मुद्दा है। जब हम समाज की बात करते हैं तो अक्सर विमर्श इस बात पर होता है कि कैसे बहुसंख्यक वर्ग किसी अल्पसंख्यक समूहों को सिस्टम से बाहर कर देता है या उन्हें मार्जिनलाइज कर देता है। लेकिन हमारे सोर्स के अनुसार यहाँ सिचुएशन थोड़ी पलट गई है। कैसे? यहाँ हम देख रहे हैं कि एक समूह खुद ही अपने आप को आर्थिक रूप से मुख्य धारा के बाजार से अलग कर रहा है। वो अपनी एक अलग दुनिया बना रहा है। इसे हम सोशियोलॉजी में सेल्फ सेग्रीगेशन कह सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बाजार में खरीदारी करने जाता है तो उसका फैसला इस बात पर निर्भर नहीं करता कि प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है। तो किस पर करता है? इस बात पर कि वो प्रोडक्ट उसकी कम्युनिटी या उसकी पहचान को कैसे वैलिडेट करता है। कंजम्पशन और आइडेंटिटी का ये जो कॉकटेल है ना, ये बाजार को बांट देता है। और इसके नतीजे काफी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अगर हम इन नतीजों को थोड़ा और डिकोड करें तो इसके दो पहलू नजर आते हैं। एक तरफ तो ये उस खास कम्युनिटी को बहुत एकजुट महसूस कराता है। वो अपने नियमों के हिसाब से एक सेफ स्पेस में खरीदारी कर पाते हैं, जो कि उनके नजरिए से एक पॉजिटिव चीज है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ इसका एक बहुत बड़ा असर पूरे समाज के ताने बाने पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। देखिए, बाजार हमेशा से अलग अलग समुदायों के बीच इंटरैक्शन का, एक दूसरे से जुड़ने का सबसे बड़ा जरिया रहा है। जब आप एक ही बाजार में जाते हैं, एक ही दुकान से सामान खरीदते हैं तो एक सोशल कोहेजन बनता है। लोग एक दूसरे से टकराते हैं, बात करते हैं। सही। लेकिन जब एक कम्युनिटी ये तय कर लेती है कि उन्हें सिर्फ अपने ही सर्टिफाइड इकोसिस्टम से सामान लेना है तो समाज के विभिन्न समूहों के बीच का वो जो आर्थिक आदान प्रदान है वो कम होने लगता है। बाजार का ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन हो जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी है जो मैंने सोर्स में पढ़ा। वो क्या? कि कैसे इस छोटे समूह की प्राथमिकताएं पूरे बड़े बाजार के रूल्स को रीशेप कर देती हैं। जरा सोचिए, एक मल्टीनेशनल फूड चेन को अगर किसी देश में अपना बिजनेस चलाना है
तो उस देश के सभी नागरिकों के लिए अलग अलग सप्लाई चेन बनाना तो बहुत महंगा पड़ेगा। लॉजिस्टिक्स का बुरा हाल हो जाएगा। एग्जैक्टली इसलिए वो अक्सर पूरे के पूरे सिस्टम को ही हलाल सर्टिफाइड कर देते हैं ताकि उस खास कम्युनिटी का बिजनेस भी मिलता रहे। नतीजा ये होता है कि जो बहुसंख्यक आबादी है, जो शायद इन नियमों को नहीं मानती या जिनके लिए ये मायने नहीं रखते, वो भी अनजाने में उसी सर्टिफाइड इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। इसे हम अर्थशास्त्र में माइनॉरिटी रूल भी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉर्पोरेशंस के लिए लॉजिस्टिक्स को सिंपल रखना ही सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। वो हर चीज को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। हाँ, वो एक ही तरह का प्रोडक्ट सबको सर्व करना पसंद करते हैं। इस तरह से एक समानांतर बाजार सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो धीरे धीरे मुख्य धारा के बाजार के ऑपरेशंस को भी डोमिनेट करने लगता है। ये इस बात को साबित करता है कि एक बहुत ही लॉयल और अपनी शर्तों पर अड़ा रहने वाला समूह पूरे बाजार को अपनी दिशा में मोड़ने की ताकत रखता है। बिल्कुल। इस पूरी व्यवस्था को देखकर एक बहुत ही सीधा और शायद थोड़ा चुभने वाला सवाल उठता है, इस पूरी मशीनरी में असली मुनाफा कैसे हो रहा है? मतलब असली विनर कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये वो आम कंज्यूमर है जो सिर्फ अपनी आस्था के अनुसार एक शुद्ध जीवन जीना चाहता है और उस ठप्पे को देखकर मानसिक शांति महसूस करता है? या फिर असली फायदा उन सर्टिफिकेशन बोर्ड्स, बिचौलियों और उन कॉर्पोरेट जायंट्स को हो रहा है जिन्होंने इस आस्था को एक प्रोडक्ट में बदलकर अरबों डॉलर का एम्पायर खड़ा कर लिया है? मैं कहूंगी कि ये धर्म और पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। कंज्यूमर जो खरीद रहा है वो मानसिक शांति और अपनी आस्था के प्रति ईमानदारी है। उसके लिए वो लेबल एक ट्रस्ट फैक्टर है। लेकिन ब्रांड्स के लिए? ब्रांड्स और जो संस्थाएं वो लेबल दे रही हैं, उनके लिए ये विशुद्ध रूप से एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। जब भी मार्केट में किसी चीज की मांग होती है, न चाहे वो मांग भौतिक हो या किसी आध्यात्मिक शांति की, पूंजीवादी व्यवस्था उस मांग को भुनाने के लिए एक सिस्टम तैयार कर ही लेती है। मतलब आस्था की शुद्धता ही अपने आप में कमोडिटी बन गई है जिसे बाजार में खरीदा और बेचा जा रहा है। बिल्कुल। और अगर आप प्रॉफिट मार्जिन्स और रेवेन्यू स्ट्रीम्स को एनालाइज करें तो एक्चुअल फाइनेंशियल गेन स्पष्ट रूप से उस कॉर्पोरेट और ब्यूरोक्रेटिक ढांचे को हो रहा है जो इस सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को कंट्रोल कर रहा है। कंज्यूमर को स्पिरिचुअल सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन बैंक बैलेंस उन संस्थाओं का बढ़ रहा है जो इस गेट कीपिंग का काम कर रही हैं। एकदम सही। लेकिन यहां हमें एक और बहुत ही अहम पहलू को एड्रेस करना होगा। हम धार्मिक स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ रिलीजन को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना? बिल्कुल नहीं। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक समाज में हर इंसान को अपनी मान्यताओं के अनुसार जीने, खाने और उपभोग करने का पूरा मौलिक अधिकार है। कोई व्यक्ति अपना पैसा कहां और किस प्रोडक्ट पर खर्च करना चाहता है, यह उसका अपना निजी फैसला है। एक फ्री सोसाइटी में इसका पूरा सम्मान होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता किसी भी सभ्य समाज का बुनियादी आधार है। अगर किसी व्यक्ति की अंतरात्मा उसे केवल एक खास तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की इजाजत देती है तो बाजार का काम है उसे वो विकल्प प्रदान करना। सही बात है। लेकिन जो विश्लेषण हम आज कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति की इस स्वतंत्रता पर सवाल नहीं उठा रहा है। एनालिसिस इस बात का हो रहा है कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहाँ समाप्त होती है और एक ऐसा कमर्शियल सिस्टम कहाँ से शुरू होता है जो इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल अपने मुनाफे के लिए कर रहा है। ये बहुत ही थिन लाइन है। एक तरफ आस्था है और दूसरी तरफ उस आस्था का मोनोपोलाइजेशन। एग्जैक्टली। जब एक व्यवस्था आर्थिक रूप से इतनी विशाल हो जाती है कि वो मार्केट में एंट्री के नियम खुद तय करने लगती है और आस्था के नाम पर गेट कीपिंग शुरू कर देती है, तो ये पूछना आवश्यक हो जाता है कि क्या ये सिस्टम अभी भी धर्म की सेवा कर रहा है या फिर धर्म इस कमर्शियल सिस्टम की सेवा कर रहा है। हाँ, जब एक सर्टिफिकेशन बोर्ड ये तय करने लगे कि कौन सा ग्लोबल ब्रांड मार्केट में टिकेगा और कौन सा नहीं, तो बात सिर्फ आध्यात्म की नहीं रह जाती, बात मार्केट पावर और कंट्रोल की हो जाती है। ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि हलाल इकोनॉमी को अब केवल एक धार्मिक चश्मे से देखना काफी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। 1.5 ट्रिलियन डॉलर का ये इकोसिस्टम एक फुल फ्लेश्ड बाजार है, एक बहुत बड़ा व्यापार है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है जो लोगों के विश्वास के आधार पर खड़ा है, लेकिन जिसके ऑपरेशंस पूरी तरह से एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह काम करते हैं। आस्था और बाजार के इस रिश्ते ने मॉडर्न इकोनॉमी में एक ऐसा पैरेलल यूनिवर्स खड़ा कर दिया है जिसे इग्नोर करना अब किसी भी ग्लोबल ब्रांड के लिए मुमकिन नहीं है। और अंततः यह हमें इस बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है कि आज की इस अल्ट्रा कमर्शलाइज्ड दुनिया में फैसले वास्तव में कौन ले रहा है?
क्या ये वाकई लोगों की शुद्ध आस्था है जो इस ग्लोबल सप्लाई चेन को दिशा दे रही है, या ये वो चालाक पूंजीवादी बाजार है जो धर्म का उपयोग करके अपने लिए नए मोनोपोलिस्टिक रास्ते बना रहा है? ये इंटरसेक्शन ही भविष्य के कई मार्केट ट्रेंड्स को तय करेगा। बिल्कुल। और इसी विचार से जुड़ती हुई एक और बात है जिस पर मैं चाहता हूं कि सुनने वाले सभी लोग गौर करें। वो क्या? हमने इस पूरे विश्लेषण में आस्था और बाजार के इस रिश्ते को हलाल इकोनॉमी के संदर्भ में देखा, लेकिन अगर हम थोड़ा जूम आउट करें तो क्या भविष्य में जीवन शैली से जुड़े अन्य चलन भी ठीक इसी व्यावसायिक रास्ते पर नहीं जा रहे? आपका इशारा किस तरफ है? जरा सुपरमार्केट्स में मिलने वाले वीगन, इको फ्रेंडली, क्रुअल्टी फ्री या ऑर्गेनिक लेबल्स के बारे में सोचिए। ओ, ये तो बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। वहां भी तो शुरुआत एक बेहद ही नेक विचारधारा से हुई थी। पर्यावरण को बचाने की आस्था, जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने का कमिटमेंट, या एक सस्टेनेबल जीवन जीने की चाह। लेकिन आज का सच क्या है? आज वहां भी करोड़ों अरबों डॉलर का सर्टिफिकेशन व्यापार खड़ा हो गया है। एग्जैक्टली। कई बार एक साधारण प्रोडक्ट पर सिर्फ एक हरा पत्ता या वीगन सर्टिफाइड का ठप्पा लगने भर से बाजार में उसकी कीमत दोगुनी या तिगुनी हो जाती है। क्या वहां भी मूल विचारधारा कहीं पीछे नहीं छूट रही और कमर्शियल मार्केटिंग हावी नहीं हो रही? ये सोचने वाली बात है। तो अगली बार जब कोई सुपरमार्केट की किसी आइजल से गुजरे और कोई भी लेबल देखकर सामान खरीदे, चाहे वो किसी धार्मिक आस्था से जुड़ा हो, पर्यावरण से जुड़ा हो या किसी खास लाइफस्टाइल से, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या हम सच में बदलाव ला रहे हैं? हाँ, क्या इस खरीदारी से हम वास्तव में अपनी मान्यताओं और विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं, या हम अनजाने में ही किसी कॉरपोरेट की एक बेहतरीन मुनाफा कमाने वाली मार्केटिंग और सर्टिफिकेशन रणनीति का हिस्सा बन रहे हैं? बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है ये। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर लौटेंगे एक नए विषय, नए डेटा और एक नई पड़ताल के साथ। ज्ञान से जुड़े रहें और हमेशा चीजों के पीछे छुपे असल स्ट्रक्चर्स पर सवाल पूछते रहें।